तो आखिरकार हम अपने फेवरेट व्हाट इफ एपिसोड पर आ ही गए, जो कि हमें पिछले सीजन दिखने वाला था, पर ये हमें मिला इस सीजन। तो हम मिले 2012 वाले टोनी स्टार्क से, जो कि मिला ग्रैंड मास्टर से, और हमें मिला एक जबरदस्त व्हाट इफ एपिसोड। और सही बात कही जाए तो लाइव एक्शन रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जेफ गोल्डब्लम को एक साथ कौन नहीं देखना चाहेगा। इन सब के ऊपर यहाँ गमोरा भी थी, वो भी 2012 वाली, जो कि थैनोस के यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा करने के मिशन पर निकली हुई थी। यहाँ कॉर्ग भी था, वैल्क्री भी थी, और हमें देखा नया सूटअप और एक जबरदस्त चैरियट रेस। तो दोस्तों, मैं हूं मुंसिना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ व्हाट इफ के 4th एपिसोड का, व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू ग्रैंड मास्टर। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस व्हाट इफ एपिसोड का नेक्सस इवेंट बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। पहली एवेंजर्स मूवी देखने के बाद टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क को बचाने के लिए पोर्टल में जाता है और न्यूक्लियर मिसाइल को चितौरी आर्मी की मदरशिप पर छोड़कर सारे चितौरी सोल्जर्स को ढेर कर देता है। अब ऐसा होने के बाद टोनी का लक ही था जो पोर्टल के बंद होने से पहले बाहर आ गया, जबकि इस व्हाट इफ एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ और टोनी ठीक उसी तरह सकार पहुंचा जिस तरह थॉर पहुंचा थॉर रैग्नारॉक में। और इस 2012 के टोनी स्टार्क को सिर्फ और सिर्फ इसी बात की पड़ी है कि सब ठीक है कि नहीं। इन सब के ऊपर सकार पर सब 2012 के न्यूयॉर्क अटैक के बारे में जानते हैं और उसका हीरो एक ही है, टोनी स्टार्क। और जैसा कि हम थॉर रैग्नारॉक से जानते हैं कि सकार पर टाइम बहुत अलग तरीके से काम करता है। जैसे रैग्नारॉक में भी लोकी और थॉर एक साथ बाइफ्रॉस्ट से गिरे पर अलग अलग टाइम पर सकार पर पहुंचे, ठीक उसी तरह टोनी भी न्यूयॉर्क अटैक के बहुत समय बाद पहुंचा सकार पर, जहां उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ग्रैंड मास्टर ने उसे अपने पास रहने को बोला, टोपैज के मेल्ट स्टिक से धमकाते हुए। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्रैंड मास्टर के पास टोपैज की मेल्ट स्टिक है सबको धमकाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो नो डाउट टोनी को उसको हराना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। इसके बाद हमें देखी जबरदस्त रेस और हम मिले ग्रैंड मास्टर की चैंपियन गमोरा से। ये गमोरा हमें पहली गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वाले आउटफिट में दिख रही है। हमें टोनी का मार्क 7 आर्मर भी दिखता है। मार्क 7 मेरे हिसाब से टोनी का बेस्ट आर्मर है, जो कि अपने डेवलपमेंट फेज में होने के बावजूद भी उसके बहुत काम आया और यहाँ भी बहुत काम आ रहा है। इन सब के ऊपर अगर आप एक टेक जीनियस को स्पेस टेक के बीच में ले आओगे तो क्या होगा? हमें मिलेगा एक जबरदस्त आयरन मैन सूट। प्लस ग्रैंड मास्टर एक उल्टा काम ये करता है कि वो टोनी और गमोरा को एक साथ एक रूम में छोड़ देता है जहाँ कॉर्ग पहले से बैठा था। ये बहुत फनी था, पर मेरा असली ध्यान खींचा टोनी के अपने इनहिबिटर चिप को हटाने वाले सीन ने। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क वर्ल्ड वॉर हल्क के दौरान ऐसा नहीं कर सकता था। अब किस्मत से 2012 के टोनी ने अपना आर्क रिएक्टर फेंका नहीं था, तो इसीलिए यहाँ टोनी अपने आर्क रिएक्टर को यूज करके इनहिबिटर चिप निकाल पाया। शायद थॉर भी ऐसा कर सकता था, क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर जो है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। यहाँ ज्यादा अमेजिंग था ग्रैंड मास्टर का अलार्म। जेफ गोल्डब्लम की वॉइस परफॉर्मेंस की बात ही कुछ और है। यहाँ टोनी और गमोरा को छोड़कर सभी कैरेक्टर वॉइसेस ओरिजिनल एक्टर्स ने दिए हैं, जिनमें जेफ गोल्डब्लम, टाइका वाइटिटी और टेसा थॉम्पसन शामिल हैं। आगे गमोरा टोनी को रियलाइज करवाती है कि न्यूयॉर्क अटैक के पीछे थैनोस है। अब थैनोस के बारे में टोनी को मेन टाइमलाइन में भी इन्फिनिटी वॉर के दौरान ही पता चला था। यही टोनी भी गमोरा को रियलाइज करवाता है कि थैनोस एक मैडमैन है और गमोरा को अपने पिता जैसा बनने की जरूरत नहीं है। कॉर्ग यहाँ बहुत फनी रहा, खासकर वो लाइन जहाँ कॉर्ग टोनी को बताता है कि ग्रैंड मास्टर ने एक बार उसको पेपर वेट की तरह यूज किया था, जो कि उसके लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था क्योंकि पेपर उसका एनिमी है। यहाँ टोनी बहुत बढ़िया स्काउट वाली बात भी बोलता है कि ऑलवेज लीव अ प्लेस बेटर देन यू फाउंड इट। ये बहुत अच्छी बात है और हमें इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो टोनी सकार को बचाना चाहता था, जैसे प्लैनेट हल्क कॉमिक्स में हल्क ने बचाया था। यहाँ हमें ऑसम आई एम आयरन मैन डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसके ठीक बाद टोनी और कॉर्ग वैल्करी से मिलते हैं और डीमन इन अ बॉटल नेम ड्रॉप होता है। डीमन इन अ बॉटल फेमस आयरन मैन स्टोरी है, जिसमें आयरन मैन शराब की लत का शिकार हो जाता है। यहाँ हमें आयरन मैन 1 वाली वाइब भी मिलती है टोनी के अपने सूट बनाने वाले सीन में। और तब टोनी बनाता है एक जबरदस्त आयरन मैन आर्मर, एक ऐसा सूट जो कि कार में चेंज हो जाता है। और तब टोनी ग्रैंड मास्टर को रेस के लिए चैलेंज करता है। अब हमें पता है कि टोनी स्टार्क को रेसिंग एक्सपीरियंस बहुत पहले से है, प्लस जब उसके पास ऐसा सूट हो जो कि कार में चेंज हो जाता है तो उसे कौन हरा सकता है। तो टोनी अपने ऑसम आर्क रिएक्टर की मदद से ग्रैंड मास्टर को हराता है और ग्रैंड मास्टर अपनी ही मेल्ट स्टिक से पिघल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रैंड मास्टर मरा क्यों नहीं? अब ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर जैसे बीइंग्स अपनी रेस के आखिरी बीइंग्स है, इसीलिए इन्हें एल्डर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है और इनका मरना इम्पॉसिबल है। इसलिए ग्रैंड मास्टर ऐसी हालत में है। वैल्करी यहाँ भी बनती है किंग वैल्करी, जैसे कि वो मेन टाइमलाइन में एसगार्ड की किंग है। टोनी सकार से जाने से पहले गमोरा की हेल्प करता है थैनोस को हराने में। अब मुझे लगता है कि टॉप 10 वेपन की लिस्ट में हमें ग्रैंड मास्टर की मेल्ट स्टिक को भी रख देना चाहिए, तब तो खासकर जब वो थैनोस जैसी मुसीबत को आसानी से खत्म करने में कामयाब हुई। अब ये स्टोरी यहाँ तो खत्म होती दिख गई, पर हमें सीजन 1 के इवेंट से पता है कि टोनी और गमोरा मिलकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट खत्म करेंगे, जहाँ से वॉचर गमोरा को लेकर जाएगा अल्ट्रॉन से भिड़ने। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के 4th एपिसोड का। हमें और आयरन मैन वाले व्हाट इफ एपिसोड्स की जरूरत है। हालांकि इस एपिसोड को बहुत हद तक जेफ गोल्डब्लम की वॉइस एक्टिंग ने कैरी किया है, पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप हल्क के सबसे गुस्से वाले फॉर्म को देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज मुंसिना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।